आप सभी का प्राचीन भारत की इस वीडियो सीरीज़ में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की ओल्ड एनसीईआरटी के तहत प्राचीन भारत के अध्याय 13 में बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज के तहत भौतिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो उत्तरी भारत में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो थे वो भौतिक जीवन कैसा था उसका आभास पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ पाली ग्रंथों में और संस्कृत के सूत्र साहित्यों के अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है। हमें जानकारी मिलती है कि ईसा पूर्व की 6ठी सदी के उत्तरीय काला पालिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, NBPW कहा जाता है। तो आपको आगे NBPW देखने को मिलेगा। इसका मतलब है उत्तरीय काला पॉलिशदार मृदभांड या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर इसे कहते थे। ठीक है, यह मृदभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता था, साथ ही उच्च कोटि का होता था। इसका उपयोग जो थे वो धनवान लोग भोजन पात्र के लिए करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि बुद्ध काल के राज्य और वर्ण समाज के भौतिक जीवन कैसा था, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा ये काला और पालिशदार मृदभांड का प्रयोग करते थे, जिसका उपयोग उच्च कोटि के लोग धनवान लोग भोजन पात्र के रूप में करते थे। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि NPPW के काल में ही गंगा के मैदानों में नगरीकरण की शुरुआत हुई और यह भारत का द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति जब विलुप्त हो गई तो उसके बाद 1400 वर्षों तक भारत में कोई नया शहर नहीं बन पाया, नई शहरी संस्कृति नहीं बन पाई, बल्कि ईसा पूर्व के लगभग 5वीं सदी में मध्य गंगा के मैदान में नगरों के प्रकट होने के साथ ही भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत देखने को मिलती है। ठीक है, और आगे जाके हमने जब पिछले अध्याय में देख चुके हैं वैसे कि पाली और जो संस्कृत ग्रंथ है उनमें कुछ नगरों का उल्लेख है, जिनमें आपके कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे नगर महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इन नगरों में NBPW जो है आपका काला पॉलिशदार मृदभांड, उसकी बस्तियां और मिट्टी की संरचनाएं भी आपको प्राप्त हुई है। बात की जाए पटना की, तो पटना के आसपास बहुत सारा जंगल था, तो वहाँ पर लकड़कोट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब लकड़ी के द्वारा घर बनाए गए थे। ठीक है, और किस प्रकार चीज़ों का निर्माण किया गया था। लेकिन अनायन्य भौतिक अवशेष संकेत देते हैं कि ताम्रपाषाण कालिक चित्रित धूसर मृदभांड वाली बस्तियों की तुलना में उत्तरीय काला पॉलिशदार मृदभांड वाली बस्तियों की आबादी में भारी वृद्धि हुई। मतलब ताम्रपाषाण काल में तो छोटे छोटे कबीले होते थे, लेकिन जब ये काल आया उत्तर काला पॉलिशदार मृदभांड वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रकार से महाजनपद बनने लगे थे। ठीक है, तो क्षेत्र का आकार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। यदि इसके कुछ उदाहरणों की बात की जाए काला पॉलिशदार मृदभांड के क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे एक है चंद्रकेतुगढ़, या इसे ताम्लिक भी कहते हैं, एक है शिशुपालगढ़। ठीक है, फिर एक है चिबरेलू, नेवारा, महेश्वर, उज्जैन, ठीक है, अबरा, कौशाम्बी, राजघाट, तिल्लोरकोट, बेराट, तक्षशिला। तो इसके कुछ उदाहरणों के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो भौतिक जीवन में पहला पक्ष हो गया NPW का उपयोग। दूसरा महत्वपूर्ण है कि अनेक नगरों के प्रशासन जो थे वो प्रशासन का मुख्यालय बन गए, मतलब नगर प्रशासन की मुख्य इकाई बनने लगे। अब प्रशासन मुख्य इकाई बनने लगे, मतलब नगर जो थे वो बाजारों के केंद्र, तो जो नगर थे वो शासन के मुख्यालय थे, और नगर जो थे वो शासन के मुख्यालय थे, और उनका मूल प्रयोजन जो था वो बेसिकली बाजार बन गए थे। ठीक है, और वहाँ पर शिल्पी और वणिक वर्ग भी आकर बसने लगे थे। कहीं कहीं तो शिल्पियों और कारीगरों की धनी आबादी भी हो गई थी। ठीक है, जैसे आपको वैशाली शहर के पास कुंभकारों की 500 दुकानों का एक सदतुल कुंभकार के आकार का मिलेगा। नगरों के आसपास जो शिल्प और वणिक लोगों का समूह था उन्होंने मिलकर श्रेणियों का निर्माण कर चुके थे। इस प्रकार की 18 शिल्प श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हमें लोहार, बढ़ाई, चर्मकार, रंगकार इनकी श्रेणियों की जानकारी मिलती है। और शिल्पी और वणिक दोनों नगरों में अपने अपने नियत भागों में रहते थे। वाराणसी में वैश्य या वणिक लोगों की गली भी आपको एक मिली है। श्रेणी व्यवस्था और स्थानीयकरण के परिणाम स्वरूप शिल्पियों में विशेषीकरण भी हुआ। तो आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है,
शिल्पियों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं वणिक लोग दूर दूर तक जाकर बेचते भी थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पेरा लिखा गया है जिसके माध्यम से आप उस काल की व्यवस्था को अच्छे से समझ सकेंगे। श्रावस्ती नगरी कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ी हुई थी। वाराणसी तो बुद्ध के युग में महान व्यापार का केंद्र थी। ठीक है, व्यापार मार्ग श्रावस्ती से पूर्व और दक्षिण की ओर निकलकर कपिलवस्तु कुशीनगर होते हुए वाराणसी तक गया था। सौदागर पटना में गंगा पार करके राजगीर जाते थे और वे नदी मार्ग से आधुनिक भागलपुर के निकट चंपा जाते थे। यदि जातक कथाओं को आधार माने तो कौशल और मगध के बणिक मथुरा होते हुए उत्तर की ओर बढ़ते थे और तक्षशिला तक पहुंचते थे। तो इस पेरा के माध्यम से हम उस काल के व्यापार वाणिज्य की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक सबसे पहले पढ़ा कि NPVW के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि यहाँ पर नगर शासन के केंद्र बन गए थे और नगर के अंतर्गत शिल्प और श्रेणी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद आगे देखा था हमने कि किस प्रकार शिल्पियों के द्वारा व्यापार और वाणिज्य में योगदान दिया जाने लगा था। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, मुद्रा का प्रचलन और उसमें व्यापार में किस प्रकार योगदान दिया। तो वैदिक ग्रंथों में आप निष्क और सतनाम नामक मुद्राओं के बारे में जानना होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था इसके बारे में। वैदिक काल में लेन देन का काम जो था, लेकिन वो बेसिकली होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से। मुद्रा बन गई थी लेकिन उनका उपयोग नहीं होता था। उनका उपयोग जो होता था वो सील और अलंकरण के रूप में किया जाता था। वास्तविक रूप से जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं और आरंभ में सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे और आगे जाकर हमने देखा था कि एक पंचमार्क और आहत सिक्कों के बारे में जाना है। जो आहत और पंचमार्क सिक्के होते थे उस पर ठप्पा मारकर बनाया जाता था किसी भी धातु पर। ठीक है, फिर आगे इसमें बताया गया था कि सिक्कों का महत्व व्यापक रूप से बढ़ने लगा, उससे व्यापार वाणिज्य बढ़ने लगा। ठीक है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। फिर पांचवा इम्पोर्टेंट भौतिक पक्ष का ये है कि यहाँ पे ना लिखने की कला का विकास तो हड़प्पा काल में हो गया था, लेकिन अशोक से करीब 200 साल पहले हो चुकी थी। पर लेखन से न केवल आगे जाके नियमों और कर्मकांडों का लेखन संभव हुआ, बल्कि महाजनपद और बुद्ध काल तक आते आते ये लेखा प्रणाली व्यापार में, कर संग्रह करने में तथा वेतनभोगी सेना रखने में भी मददगार साबित होने लगी। ठीक है, और इसका उपयोग जो था आपका लेखन कला, इसका उपयोग मापन में भी किया जाने लगा। मापन में जो आपका शुल्ब सूत्र है वो इसके लिए महत्वपूर्ण है। क्या आपसे पूछ सकता है कि शुल्ब सूत्र में क्या जानकारी मिलती है? तो सूक्ष्म मापन की जानकारी आपको मिलती है। फिर आगे अगला पॉइंट है कि NPVW की कोई ग्रामीण बस्ती नहीं मिली है, पर इस ब्रह्मांड के ठीकरे जो हैं वो बिहार के मैदानों में और पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश के मैदानों में 400 से भी अधिक स्थान पर पाए गए हैं। ग्रामीण आधार के बिना मध्य गंगा में शिल्प वाणिज्य नगरीकरण का होना हम सोच भी नहीं सकते। अतः इनका योगदान जो था वो ये था कि एक भौतिक जीवन ग्रामीण बस्तियों में भी देखने को मिल सकता है। राजा, पुरोहित, शिल्पी, वणिक, प्रशासक, सैनिक अधिकारी और कार्यकर्ता जो थे, इन सबको शहर में रहना तब तक संभव नहीं था जब तक कि इनके भरण पोषण के लिए वली, नजराना, राजांश उपलब्ध ना हो। और ये सभी चीज़ें कहाँ से होने वाली थी? ये सभी चीज़ें होने वाली थी कृषि से। और कृषि जो करने वाले लोग थे वही नगरों में, और जो शिल्पी वगैरह थे इनके भरण पोषण के लिए उत्तरदायी थे। तो आपको एक पक्ष याद रखना होगा कि यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है कि उनका किस प्रकार से योगदान था। ठीक है, कौशाम्बी में NPVW में लोहे के कई औजार भी पाए गए हैं। इन लोहे के औजारों में आपसे कुल्हाड़ी, ठीक है, छरी, उस्तरा, कील और हसिया का उपयोग किया गया बनाने में। आगे जाकर हम देखेंगे कि पाली ग्रंथों में अनगिनत गांवों का उल्लेख मिलता है और लगता है कि नगर गांवों के समूह के बीच बसते थे। प्रतीत होता है कि ऐसी संकेंद्रित ग्रामीण बस्तियां जहाँ भी लोग एक जगह बसे हों, उनके खेत अधिकतर बस्ती से बाहर की ओर फैले थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मध्य गंगा के मैदानों में इस प्रकार की गांवों की व्यवस्था देखने को मिलती है। पाली ग्रंथों में गांवों के 3 भेद दिखाए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? प्रथम कोटि के सामान्य गांव, जिनमें विविध वर्णों और जातियों के लोग रहते थे, जिसके मुखिया को भोजक कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन भारत में भोजक क्या है? तो भोजक कौन थे? ये सामान्य जो गांव थे, सामान्य गांव के जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? भोजक कहा जाता था। फिर दूसरी कोटि के गांव होते थे, ये एक प्रकार से शिल्पी ग्राम होते थे। यहाँ पे एक व्यवसाय करने वाले लोगों का समूह रहता था।
और तीसरे गांव जो थे तीसरी कोटि के, वो जंगल और से संलग्न थे, सीमांत गांव हुआ करते थे। हर परिवार अपने अपने हिस्से के खेतों में अपने परिवार की सहायता करता था या फिर कहीं कहीं कृषि मजदूरों का उपयोग भी किया जाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में देता था और जो धनी किसान होते थे उन्हें गृहपति कहते थे। तो आपने 2 वर्ड अभी पढ़े, एक पढ़ा भोजक और एक पढ़ा गृहपति। जो भोजक होता था वो कौन थे? वो सामान्य गांव के मुखिया हुआ करते थे और जो गृहपति था वो धनी किसान हुआ करता था। फिर आगे यहाँ बताया गया है इनके भौतिक जीवन के बारे में कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होने वाला मुख्य अनाज चावल था। धान की रुपाई की प्रणाली बुद्ध के युग में भी प्रचलित थी, जिसके कारण लोहे का उपयोग हुआ आगे आके और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई। ठीक है। तकनीकी ज्ञान नगरीय ग्रामीण अर्थतंत्र की प्रगति का मूल केंद्र बन गया। ठीक है। इस ज्ञान में हमने देखा कि यहाँ पर सिंचाई की प्रणाली के रूप में आपको एक सिस्टम मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे शिल्प क्रम और कृषि क्रम में औजार मिले और शिल्पीकरण हुआ, विशेषीकरण हुआ श्रम का। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यह जो व्यवस्था थी वो ताम्रपाषाण काल की तुलना में समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में शिफ्ट हो गई। और क्योंकि जो ग्रामीण किसान थे वो राजस्व के साथ साथ जो शिल्पी वर्ग था उसके लिए भी उपलब्ध थे। अब आगे हम देखेंगे प्रशासन की पद्धति के बारे में। अब हम देखेंगे तात्कालिक प्रशासन पद्धति के बारे में। जो यो काल इस प्रकार से बहुत से राज्य देखते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि कौशल, मगध, श्रावस्ती, बहुत सारे हमने चंपा, अंग, ये सभी देखा था हमने। लेकिन यहाँ पर कौशल और मगध जो 2 राज्य थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। जो दोनों ही राज्य जो थे वो क्षत्रिय वर्ण के आनुवंशिक राजाओं के द्वारा स्वर्ग संपन्न राज्य थे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी और उसके जानमाल की रक्षा विशिष्ट प्रबंध रखा जाता था। ठीक है। तो राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी और उसके जानमाल की रक्षा विशिष्ट प्रबंध रखा जाता था। वह बुद्ध जैसे धार्मिक महापुरुषों को आगे ही नतमस्तक होता था। राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था और वह अपने राज्य के विजय करता था। आपने बिंबिसार हमने जब देखा था और अजातशत्रु के बारे में देखा था तब इसके उदाहरण है। राजा अनेक अधिकारियों की सहायता से शासन करता था जो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक गांव के प्रधान तक क्रमबद्ध रूप से थे। इसमें महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो उच्च कोटि का अधिकारी होता था। ये मंत्री, सेनानायक और लेखाकार के पदों पर होते थे और इन्हें ही कहीं कहीं पर आयुक्त भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए कि महामात्र और आयुक्त प्राचीन भारत में कौन है, तो ये दोनों ही राजा के अंदर कार्य करने वाले अधिकारी थे। यहाँ पर एग्जाम्पल है कुछ, जैसे मगध का एक है वर्षकार और कौशल का है दीर्घ चारायण सफल प्रभावशाली मंत्री थे। उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे और सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोग नहीं होते थे। आपको ध्यान रखना होगा कि महाजनपद कहलाते आते जो अधिकारी थे वो राजा के गोत्र के नहीं रह गए थे। उसमें अब योग्यता और विशिष्टता ध्यान आ गई थी जिसमें ब्राह्मण और पुरोहितों को शामिल किया जाता था। अब जैसे कौशल और मगध दोनों में ही चांदी के आहत मुद्रा प्रचलन में थी, इसके बावजूद ब्राह्मण और शेट्टियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व ग्राम दान दिए जाते थे। मतलब उनको उनके पारितोषिक के तौर पर, वेतन भत्तों के तौर पर, मेहनत के तौर पर गांव दान दिए जाते थे। लेकिन वो इस गांव से सिर्फ राजस्व कलेक्ट कर सकते थे, उस पर शासन नहीं कर सकते थे। वास्तविक शासन जो होता था वो किसका होता था? वो राजा का ही होता था। जो ग्रामांचल प्रशासन की मुख्य इकाई होती थी, सभी जगह ये देखने को मिला है। ठीक है। गांव का मुखिया जो होता था वो विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इसमें ग्राम भोजक, ग्रामीणी और ग्रामिक शब्द चर्चित हैं। ग्रामीणी पदनाम श्रीलंका में आज भी चर्चा में रहता है। वह ग्रामवासियों कर निर्धारित करता था, उससे वसूलता भी था और अपने इलाके में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करता था। ठीक है। और ग्राम प्रधान लोगों को दंड भी देते थे। अब देखते हैं हम सेना और उसके कराधान के बारे में। यदि सेना और उसके कराधान की बात की जाए तो राज्य की शक्ति में वास्तविक वृद्धि का संकेत इस बात से ही मिलता है कि उसकी पेशेवर और वास्तविक सेना कितनी है। जैसे हमने नंद वंश के समय पढ़ा था कि वहाँ पे 20,000 घुड़सवार थे, 2 लाख पैदल सैनिक थे, 2,000 घोड़े थे, ठीक है, और 6,000 हाथी थे। तो इस प्रकार राजा की शक्ति का प्रदर्शन उसकी सेना से ही होता है। और दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस स्थायी सेना के भरण पोषण के लिए उसको
कुछ राज्य कोष रखना होता था। तो राज्य कोष कहाँ से आएगा, वो आएगा कर संग्रह से। अतः वो योद्धा और पुरोहित वर्ग तो कर संग्रह करता नहीं था, वो तो इससे मुक्त था। कर का सारा बोझ जो था वो किसानों के ऊपर था और अधिकतर लोग इसमें वेश्य थे और गृहपति थे। तो आपसे हमने पहले देख चुके हैं कि गृहपति कौन था। तो गृहपति जो थे वो धनी किसान हुआ करते थे। ये लोग जो वैदिक काल में जो कर प्रणाली जो थी वो स्वेच्छा पर आधारित थी, वो यहाँ पर महाजनपद काल में अनिवार्य हो गई और किसानों को 1/6 भाग अनिवार्य रूप से देना पड़ा राजा को, जो 1/6 भाग होता था। इस अधिकारी का नाम क्या था जो कर की वसूली करता था? ये अधिकारी था बलि साधक, क्योंकि जो कर था उसको बलि कहते थे और उसको साधने वाला या बलि साधक जो था वो टैक्स कलेक्टर होता था। आगे यहाँ पे जानकारी मिलती है कि जो भुगतान होता था टैक्स का वो नकद में भी होता था और साथ ही साथ जिन्स और वस्तुओं के रूप में भी देखने को मिलता है। आगे इसमें बताया गया है कि शिल्पी और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। ठीक है, शिल्पियों से 1 महीने में 1 दिन राजा अपने यहाँ कार्य भी करवाता था। और जो व्यापारी वर्ग होता था उससे जो सीमा शुल्क भी वसूल किया जाता था और इस सीमा शुल्क या चुंगी वसूल की जाती थी। और इसके अधिकारी का नाम शौल्विक या शुल्काध्यक्ष था, जिसको यहाँ अलग से लिख दिया गया है कि शौल्विक या शुल्काध्यक्ष कौन है। तो ये व्यापारियों से माल की बिक्री पर चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी है। ठीक है, आगे हमें यहाँ पे और जानकारी मिलती है कि जो ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक काल में सभा समिति वगैरह हुआ करती थी वो महाजनपद काल आते आते उनका महत्व समाप्त हो गया था। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? सभा और समिति के महत्व समाप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो सभा और समिति थी वो कबीलाई संरचना पर आधारित थी, जिसका स्थान अब जाति और वर्ण व्यवस्था ने ले लिया था। तो जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज जो था उसमें इस प्रकार की बैठक करवाना मुश्किल हो चुका था, नंबर 1। नंबर 2, जो कबीले होते थे उनका आकार छोटा था और बैठक करवाना आसान होता था, लेकिन जो महाजनपद थे इनका जो आकार था वो बहुत बड़ा था, इसमें अधिक संख्या में लोग रहते थे, इसमें नगर बहुत बड़े बड़े थे। तो इतने बड़े संख्या में इतने बड़े लोगों के बीच इस प्रकार की बैठक करवाना काफ़ी मुश्किल भरा कार्य था। अतः जो सभा और समिति थी उनका स्थान परिषदों ने ले लिया था और परिषद आकार में छोटी होती थी, छोटी समिति थी जो राजा को सलाह देती थी और ये केवल ब्राह्मण ही इस परिषद के सदस्य हुआ करते थे। आगे हमें यहाँ गणतांत्रिक प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में रही या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। कुछ मामलों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कबायली समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित होंगे और वो एकल राजा से अधिक महत्व में रहते होंगे। ठीक है, शाक्यों और लिच्छवियों के गणराज्य शासकों का उल्लेख हमें मिलता है। मौर्योत्तर काल में मालवों और शूद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक की नागरिकता मिलती थी। मतलब मौर्योत्तर काल में जो गणराज्य थे शूद्रक और मालवा के गणराज्य, वहाँ पर नागरिकता केवल योद्धा वर्गों को मिलती थी, यानी क्षत्रिय को और ब्राह्मणों को ही मिलती थी। इसी प्रकार दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया था। वहीं पंजाब की बात की जाए तो व्यास नदी के तटवर्ती राज्यों में ऐसे ही लोग सदस्य हो सकते थे जो राज्य को कम से कम एक हाथी सिंधु घाटी में दे सकते थे। ठीक है, शाक्य और लिच्छवियों का शासन तंत्र सरल था। यहाँ पे राजा, उपराजा, सेनापति और भंडागारिक थे। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीन भारत में भंडागारिक कौन थे, तो वो राजकोष के अध्यक्ष हुआ करते थे। जो भी हो, बुद्ध के युग में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका शासन आनुवंशिक राजा नहीं बल्कि जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी लोग किया करते थे। और इस प्रकार के जो समूह था शासन करने वाला उसको राजन कहा जाता था। ठीक है, यहाँ आगे बताया गया है कि राज्य की सीमा के भीतर प्रजा के समूह या समूह को शस्त्र रखने की अनुमति नहीं होती थी। राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था। प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना है। बौद्ध पाली ग्रंथ दीर्घ निकाय में भी इन राजाओं की चर्चा की गई है कि राजा की अवधारणा किस प्रकार बनी थी। अब आगे हम देखेंगे सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था किस प्रकार की थी। आगे यहाँ पे सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था की चर्चा। जैसा कि ऋग्वैदिक काल था उसमें वर्ग भेद का कोई स्थान नहीं, लेकिन धर्म सूत्रों की रचना के माध्यम से आगे जाकर वर्ण भेद बनने लगे। सिविल लॉ और दंड विधि में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सजा दी जाने लगी। शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता था, वहीं ब्राह्मण उच्च कोटि के समझे जाते थे, उन्हें कम दंड दिया जाता था। गौतम बुद्ध के बारे में भी एक चर्चा मिलती है कि वो क्षत्रिय की सभा में गए, शूद्रों की सभा में लेकिन नहीं गए। ठीक है, वर्णाश्रित ब्राह्मणिक समाज में मिल घुल गए, जिनकी संख्या विजय अभियानों के फलस्वरूप घटती बढ़ती रही।
और यहाँ पे आगे बताया गया है कि बुद्ध का युग कई चरणों में महत्वपूर्ण रहा। इस काल में प्राचीन भारतीय राजतंत्र, अर्थतंत्र और समाज का उतना वास्तविक स्वरूप निखरा। लोहे के औजारों का प्रयोग हुआ, उत्पादकता बढ़ी, ठीक है। नियमित वसूली के आधार पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए और शासकों, योद्धाओं को क्षत्रिय कहा गया, करदाताओं को वैश्य कहा गया और जो उक्त तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे उन्हें शूद्र कहा गया। तो यह इस अध्याय का चैप्टर का वीडियो था। आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर आपकी कुछ प्रैक्टिस के लिए अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, जैसे बुद्धकालीन गणराज्यों की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए, राजतंत्री राज्यों की शासन पद्धति का वर्णन कीजिए, या विवेचन करें कि ईसा पूर्व की 6वीं से 4वीं शताब्दी तक नगरीकरण के कौन कौन से कारक थे। इस अवधि के नगरीकरण को भारत का द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है। तो आपको इस सारी चीज़ों की चर्चा करते हुए आप अच्छे से अपने आंसर तैयार कर सकते हैं।